हिंसा, फिर हिंदू युवक की हत्या, अब हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं। बांग्लादेश में पिछले करीब 2 हफ्ते से यही हो रहा है। युवा नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद देश में हालात बेकाबू हो गए हैं। इस बीच बांग्लादेश के अंतरिम यूनुस सरकार भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। हादी के भाई का कहना है कि हत्या के पीछे यूनुस सरकार का हाथ है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हिंसा हो रही है, आगजनी हो रही है। हिंसक भीड़ हिंदुओं को निशाना बना रही है। अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर हिंदू और दूसरे अल्पसंख्यक लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं। ये तस्वीरें चटगांव की बताई जा रही हैं। यहाँ हिंदू परिवारों के घर जला दिए गए हैं। दावा किया जा रहा है कि घर जलाने से पहले बाहर से बंद कर दिया गया था। स्थानीय सूत्रों और पीड़ित परिवारों के मुताबिक कुछ लोग आए, हिंदू समुदाय के कुछ घरों को बाहर से बंद किया और आग लगा दी। इसका मकसद क्या था, ये सोचकर ही दिल दहल जाता है। लेकिन पीड़ितों की किस्मत अच्छी थी, घर कच्चे थे, इसलिए लोग किसी तरह बाहर निकल पाए और उनकी जान बच गई। ये घटना चटगांव के रोजन नगर पालिका सुल्तानपुर के पश्चिम बनिकपाड़ा की है। ये वीडियो बांग्लादेश से निर्वासित जानी मानी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने भी पोस्ट किया है और बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से भी सवाल पूछे हैं। सवाल किया है कि अब ये लोग अपने घर किस उम्मीद पर बनाएं? क्या यूनुस कोई कार्रवाई करेंगे या हिंदुओं को ऐसे ही जलने देंगे? उस्मान हादी की हत्या के बाद से जल रहा है बांग्लादेश। चुनाव की तारीख की घोषणा के अगले ही दिन 12 दिसंबर को ढाका में उस्मान हादी को करीब से गोली मार दी गई थी। बाद में उन्हें 15 दिसंबर को अच्छे उपचार के लिए सिंगापुर ले जाया गया, लेकिन 18 दिसंबर को उनकी मौत हो गई। मौत के बाद पूरे बांग्लादेश में व्यापक और हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। अब उस्मान हादी के भाई शरीफ हादी ने यूनुस सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। আপনারাই উসমান হাদিকে হত্যা করিয়েছেন, আবার আপনারাই এটাকে ইস্যু করে নির্বাচন বানচাল করার চেষ্টা করতেছেন। আপনারা যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকাকালীন অবস্থায় উসমান হাদিকে হত্যা করা হয়েছে, এই হত্যার দায় আপনারা এড়াতে পারবেন না। हादी के भाई ने मोहम्मद यूनुस की सरकार पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। ये कहा कि आगामी राष्ट्रीय चुनाव को पटरी से उतारने के लिए हत्या की साजिश रची गई। साथ ही यूनुस को चेतावनी भी दी कि अगर उस्मान हादी को न्याय नहीं मिला तो आप भी एक दिन बांग्लादेश से भागने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बांग्लादेश के यूनुस सरकार के लिए अगले 24 घंटे बेहद अहम माने जा रहे हैं। विरोधी सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं। पुलिस, आरएबी और सेना सड़कों पर तैनात है। इस बीच भारत ने हालिया घटनाओं को लेकर फैलाए जा रहे झूठ और प्रोपागेंडा को सिरे से खारिज किया है। एक हफ्ते के भीतर बांग्लादेश के उच्चायुक्त को 2 बार तलब किया गया। बांग्लादेश में भारतीय दूतावासों की सुरक्षा को लेकर वार्निंग दी गई। भारत में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों और भारतीय मिशनों पर खतरे को लेकर चिंता जताई है। जानकारों का ये भी मानना है कि बांग्लादेश फिलहाल पाकिस्तान के इशारों पर चल रहा है। Well, I think Bangladesh is rediscovering its Pakistani roots, because this is the Pakistani playbook that they are following. So quite clearly, the regime in Bangladesh, which is an illegal, illegitimate regime, unelected, that is now totally in the Pakistani pocket. भारत ही नहीं, विदेशों में भी यूनुस सरकार निशाने पर आ गई है। अमेरिकी कांग्रेसमैन थॉमस आर सुओजी ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की हत्याओं पर चिंता जताते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टाराय ने भी अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने पर चिंता जाहिर की है। धार्मिक आड़ में लोगों को हत्या किया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस देश में जो माइनॉरिटी होते हैं, मेजोरिटी का जो गवर्नमेंट होता है, उनको प्रोटेक्ट करना होता है। उस्मान हादी जुलाई विद्रोह के एक प्रमुख नेता थे। इसी जुलाई विद्रोह के कारण पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार गिर गई थी। हादी को अगले साल फरवरी 2026 में होने जा रहे राष्ट्रीय चुनाव में ढाका 8 सीट से संभावित उम्मीदवार माना जा रहा था। उन्होंने अपना नाम भी आगे कर दिया था। फिलहाल बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ती कट्टरता का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बांग्लादेश में जो हो रहा है उसका भारत ने कड़ा विरोध किया है। बांग्लादेश में हो रही हिंसा के खिलाफ
देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच बांग्लादेश में फंसे हिंदू छात्रों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। ये बताया जा रहा है कि वहां मौजूद छात्र काफी डरे हुए हैं। बांग्लादेश में फैली हिंसा, अराजकता और हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का कड़ा विरोध भारत में हो रहा है। झंडे, पोस्टर, पुतले जलाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश के रवैये में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। हिंदुओं पर हमले को लेकर अंतरिम सरकार ने एक तरह से चुप्पी ही साध रखी है। इसे लेकर बांग्लादेश के हिंदुओं में बेहद गुस्सा है। एक्शन के नाम पे हमने देखा वो 12-13 आदमी को वो गिरफ्तार किया, उसको रिमांड भी लिया है, रिमांड में भी उन्होंने लिया है। लेकिन अभी हम उसको फॉलो कर रहा है, जो क्या कर रहा है हम देख रहा है। जो क्या हम वहां पे जब उसी दिन गया था ना, उसके पहले उन परिवार के साथ मिलने के बाद उसी वो ताराकंदा का जो ओसी उनके साथ मिला है, एसपी के साथ भी बातें किया। उसी एरिया का जो गफरगा एरिया मयमनसिंह का, उसी एरिया का सलकेल एसपी के साथ भी मिला है। और जिस एरिया में इस घटना हुआ मयमनसिंह का जो भालू का, उसी एरिया का उसी के साथ भी बातें किया। तो सब लोग ने बोला जी ठीक है, वो लोग बहुत अच्छे तरीके के इन्वेस्टिगेशन करेगा और दोषी को जो आएगा सबको पकड़ लेगा। तो हमको भरोसा दिलाया, लेकिन हम लोग भी फॉलो कर रहा है। बांग्लादेश में कई भारतीय मेडिकल छात्र भी फंसे हुए हैं। इसको लेकर ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी AIMSA ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर चिंता जताई है। पत्र में एसोसिएशन ने कहा कि बांग्लादेश में मौजूद भारतीय मेडिकल छात्र कठिन हालात में फंसे हुए हैं। संगठन ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि छात्रों को सुरक्षित रखने और जरूरत पड़ने पर उन्हें भारत वापस लाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। बांग्लादेश में लगभग 8 से 9 हजार मेडिकल स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं। इसमें से 4.5 से 4.5 हजार जो बच्चे हैं वो जम्मू कश्मीर रीजन के। कई बच्चों से हमारी बात हुई है और बच्चे काफी सहमे इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं। वो अपने कैंपस में बंद हैं, वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं। तो हमारी भारत सरकार से ये मांग है कि अगर जो बच्चे हैं उनकी सुरक्षा के लिए आप क्या कर रहे हैं वो हमें भारत सरकार बताए। उनकी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा रही है वो भारत सरकार से हमारी मांग है। और यदि स्थिति इससे ज्यादा बिगड़ती है तो उनको बच्चों को हम बांग्लादेश से कैसे निकालें, यहाँ तक ला सके। तो ये 2-3 मांगे हमने रखी हैं और कई रीजन है इसमें। तो जैसे ढाका में तो बहुत स्थिति खराब है। 1-2 बच्चों से हमारी बात हुई तो बच्चे तो इतने सहमे हुए वो बात करने को भी तैयार नहीं। उनको डर लग रहा है कि कहीं हमारी कोई बात अगर लीकेज हो जाए, इनसिक्योरिटी फील हो रही है, बच्चे इतने सहमे। ये भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में मौजूद छात्र इसलिए भी नहीं बोल रहे कि उन्हें डर है कि कोई उनकी बात को किसी गलत तरीके से न ले ले और उनको खतरा न हो जाए। हम तो भारत सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि उनकी सुरक्षा के लिए अगर बच्चे कई बच्चों के इस समय का एग्जाम भी चल रहे हैं बांग्लादेश में, तो चाहकर भी वो मूव नहीं कर सकते भारत की तरफ। तो उनकी सुरक्षा के मद्देनजर भारत सरकार, विदेश मंत्रालय वहाँ के सरकार से बात करके उनकी सुरक्षा मुहैया कराई जाए, यही हम मांग करते हैं। इसी बीच देश के अलग अलग हिस्सों में बांग्लादेश को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। लखनऊ में VHP के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, झंडे जलाए, नारेबाजी की। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं की चुन चुन के हत्या हो रही है और जो हिंदू बिल्कुल क्या दीपू दास का गलती थी, उसने तो यही कहा था कि सबका मालिक ईश्वर है। भाई ईश्वर अल्लाह, कोई अल्लाह कहता है, कोई ईश्वर कहता है। तो ये कोई आरोप तो लगा नहीं। और किस तरह से उसकी हत्या की गई, वास्तव में बहुत से हिंदुओं की हत्या हुई है और ऐसे हत्या जो आरोपी हैं उनको कोई सजा भी सरकार नहीं दे रही है। तो विश्व हिंदू रक्षा परिषद का मानना है, माननीय प्रधानमंत्री जी से एक मांग है कि जितने भी हिंदू हैं बांग्लादेश के अंदर उनको भारत लाया जाए। तस्वीरें लखनऊ से ही सटे सीतापुर की हैं। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख यूनुस खान का हिंदू संगठनों ने पुतला फूंका। हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो के नारे लगे। महिलाओं ने त्रिशूल और तलवार लेकर विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। प्रदर्शन सिर्फ बड़े शहरों में ही नहीं बल्कि छोटे शहरों में भी हो रही हैं। तस्वीरें बिहार के अररिया की हैं। VHP कार्यकर्ता हाथों में मसाल लेकर निकले। कथित इश्निंदा के झूठे आरोप में
बांग्लादेश में उग्र भीड़ ने हिंदू युवक दीपू की हत्या कर उसे जला दिया था, जिसने बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बांग्लादेश में भी लगातार प्रदर्शन हो रही है। राजधानी ढाका में लगातार लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। तस्वीरें बांग्लादेश के पबना की हैं, जहां हिंदू युवक दीपू के लिए न्याय की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतरे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर कनाडा से, जहां टोरंटो में एक भारतीय महिला हिमांशी खुराना की हत्या कर दी गई। इस हत्या के सिलसिले में टोरंटो के ही रहने वाले 32 साल के अब्दुल गफूरी की तलाश की जा रही है। ये तस्वीर है हिमांशी खुराना की, जो अब इस दुनिया में नहीं है। कनाडा के टोरंटो में रहने वाली भारतीय महिला हिमांशी की हत्या कर दी गई है। हत्या का शक है 32 साल के अब्दुल गफूरी पर, जो टोरंटो का ही रहने वाला है। फिलहाल वो लापता है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। पूरे कनाडा में अब्दुल गफूरी के खिलाफ फर्स्ट डिग्री हत्या की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। पुलिस के मुताबिक शुक्रवार देर रात हिमांशी के लापता होने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया। 19 दिसंबर की रात से ही उसकी तलाश जारी थी। अगले दिन 20 दिसंबर की सुबह करीब 6:30 बजे पुलिस को एक घर के अंदर हिमांशी का शव मिला, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस को शव देखकर लगा कि महिला की हत्या की गई है। जांच आगे बढ़ी तो अब्दुल गफूरी नाम के एक संदिग्ध का नाम सामने आया है। पता चला है कि वो लापता है। पुलिस को शक है कि मृतक हिमांशी और संदिग्ध अब्दुल गफूरी एक दूसरे को जानते थे। पुलिस सूत्रों के हवाले से जांचकर्ताओं ने कहा कि मामला इंटीमेट पार्टनर से जुड़ी हिंसा का लग रहा है, यानी पुलिस को लगता है कि दोनों रिलेशनशिप में थे। हालांकि मामले की जांच की जा रही है। टोरंटो में मौजूद भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने इस घटनाक्रम की पुष्टि की और इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में वाणिज्य दूतावास ने कहा, टोरंटो में एक युवा भारतीय नागरिक हिमांशी खुराना की हत्या से हम बहुत दुखी और स्तब्ध हैं। गहरे दुख की इस घड़ी में हम उनके शोक में डूबे परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। और अब बात करते हैं असम की, जहां एक हिस्सा हिंसा की आग में जल उठा। पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले में जमकर पथराव और आगजनी हुई, फायरिंग भी हुई। हमारी टीम उस जगह पर पहुंची जहां पर ऐसी हिंसा की तस्वीरें देखने को मिली। देखिए आप ये रिपोर्ट। असम के अशांत माने जाने वाले कार्बी आंगलोंग जिले में एक बार फिर हिंसा भड़की है। इस हिंसा में मंगलवार को 2 लोगों की मौत हो गई। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर जमकर बवाल काटा। हिंसक प्रदर्शन की ये तस्वीरें देखिए। असम के वेस्ट कार्बी आंगलोंग के खैरोनी में है, जहाँ पे कि पिछले 2 दिनों से हिंसा हुई है। यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से प्रोटेस्ट चल रहे थे। यहाँ पे जो इंडिजिनियस कार्बी कम्युनिटी है, कार्बी ट्राइबल कम्युनिटी है, वो ये मांग रख रही थी कि कार्बी आंगलोंग ज़िला जो है असम का, जो कि कार्बी आंगलोंग ऑटोनमस काउंसिल के तहत पड़ता है, जो कि एक 6 शेड्यूल इलाका है, जहाँ पे कि जो इंडिजिनियस ट्राइबल लोग हैं उनकी जो लैंड और राइट्स, उसके ऊपर उनका सबसे बड़ा हक रहता है। और उन लोगों का ये दावा रहा है कि नॉन इंडिजिनियस जो लोग हैं या फिर नॉन ट्राइबल जो कम्युनिटीज़ हैं, उन्होंने कब्जा बना के रखा है इंडिजिनियस लैंड के ऊपर। दरअसल अतिक्रमण के खिलाफ इस इलाके में आदिवासी कई दिनों से भूख हड़ताल पर थे। पुलिस के मुताबिक इसी दौरान अफवाह फैलाई गई कि विरोध प्रदर्शन के नेता को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उन्हें इलाज के लिए गुवाहाटी भेजा गया था। इस अफवाह के फैलते ही प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि प्रशासन को मोबाइल इंटरनेट बंद करना पड़ा है। सड़क पर जलती गाड़ियां, बिखरे हुए पत्थर और आसमान में धुएं का गुबार आदिवासी जमीनों पर अतिक्रमण के खिलाफ खैरोनी इलाके में शुरू हुए प्रदर्शन की कहानी बयां करते नजर आ रहे हैं।
एक नेगोशिएशन करने की कोशिश कर रहे थे, तब फिर से एक बार हिंसा भड़की, वहाँ पे स्टोन पेल्टिंग हुई, 60 से भी ज़्यादा पुलिस के कर्मी घायल हुए, जिसमें सीनियर IPS ऑफिसर्स भी हैं, और इसके चलते पुलिस को फायरिंग भी करनी पड़ी। आर्सन हुआ, आप देख सकते हैं। मेरे कैमरा पर्सन को अगर मैं थोड़ा सा पैन करने के लिए कहूँ तो यहाँ पहले हम यहाँ पे जो घर जल गए हैं ये दिखाते हैं, जिस तरह से ये दुकान और घर को जलाया गया है। इस वक्त जो परिस्थिति के ऊपर काबू पाया गया है, सेंट्रल फोर्सेस, CRPF, रैपिड एक्शन फोर्स सभी तैनात है, और आज सुबह से यहाँ पे जो सुरक्षाकर्मी हैं उनको मदद करने के लिए आर्मी भी अब सड़कों पे उतर आई है। सवाल ये है कि आखिर असम में ये हिंसा क्यों फैली, आखिर असम में ये खून खराबा क्यों? दरअसल यहाँ प्रदर्शनकारी आदिवासी समुदाय कई दिनों से भूख हड़ताल पर थे। PGR और विलेज ग्रेजिंग रिजर्व यानी VGR में अवैध अतिक्रमणकारियों को हटाने की मांग कर रहे थे। ये जमीनें संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत आदिवासियों की सुरक्षा के लिए आरक्षित है। लेकिन 22 दिसंबर को जब पुलिस को हड़ताल करने वालों को मेडिकल जांच के लिए गुवाहाटी भेजा तो अफवाह फैल गई कि उनके लीडर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस अफवाह ने आग में घी का काम किया। प्रदर्शन की आड़ में उपद्रवियों ने दुकानों में लूटपाट की, वाहनों को आग लगाई और यहाँ तक कि कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद के मुख्य कार्यकारी सदस्य का घर भी फूंक डाला। प्रदर्शनकारियों ने खेरोनी ब्रिज पर कब्जे की कोशिश की। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो पत्थर, देसी बम और तीर कमान से हमला हुआ। दुकानें और वाहन आग के हवाले कर दिए गए। जिजने माने वायलेंस करिब तेतिया पुलिसक एक्शन लব লাগিব। আমি এতিয়া राइजर লগত मिली चलिब विचारि आसो और राइजे सहाय करि आछे। आपुनि बिलाके राइजक बुझाओ, आपनार माध्यमत थ्रू राइजक बुझाओ जे सिचुएशन इज टोटली अंडर कंट्रोल और लाहे लाहे निजर निजर घर যাব লাগে। ইয়াত কালিৰ পৰা स्थिति तो एकदम सामान्य नॉर्मल हो। इन सब के बीच जो देख सकते हैं आप ह्यूमन ट्रेजेडी, यहाँ पे लोगों का जो दुकानें हैं वो जल गए हैं, उनका जो लाइवलीहुड वो अब उसके ऊपर एक सवाल है। स्कूल नहीं जा पा रहे हैं बच्चे क्योंकि कर्फ्यू चल रहा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक्स पर पोस्ट कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। हिंसा के बाद पूरे कार्बी आंगलोंग जिले में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। प्रशासन ने साफ किया कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंटरनेट सेवाओं का निलंबन समेत सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि प्राथमिकता शांति और सामान्य स्थिति की बहाली है ताकि विवाद को और फैलने से रोका जा सके। असम से रणदीप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और अब बात करते हैं उस डॉक्टर की जो मेडिकल यूनिवर्सिटी में धर्मांतरण की कोशिश में लगा था। मामला लखनऊ के KGMU का है और खुद CM योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान में लिया है। पीड़ित की शिकायत पर आरोपी डॉक्टर रमीज के खिलाफ शहर के चौक थाने में यौन शोषण और धन परिवर्तन की FIR दर्ज हुई है। बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। यौन शोषण, धर्म परिवर्तन की कोशिश, तस्वीरें वायरल करने की धमकी, KGMU के डॉक्टर का खतरनाक खेल। लखनऊ में शादी के नाम पर यौन शोषण करने और फिर शादी के लिए धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने वाले KGMU के रेजिडेंट डॉक्टर पर एक्शन तेज हो गया है। KGMU की महिला रेजिडेंट डॉक्टर की तहरीर पर चौक थाने में आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक पर FIR दर्ज हुई है, जिसमें गंभीर आरोप लगाए गए हैं। FIR के मुताबिक डॉक्टर रमीज मलिक ने खुद को अविवाहित बताया। KGMU की महिला डॉक्टर को शादी का झांसा दिया, महिला का यौन शोषण किया। महिला डॉक्टर ने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी डॉक्टर ने धर्म परिवर्तन करने की शर्त रखी। पीड़िता ने आरोपी डॉक्टर से दूरी बनाने की कोशिश की तो रमीज मलिक महिला डॉक्टर के निजी फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा। हालात यहाँ तक आ गए कि पीड़ित ने नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या करने की भी कोशिश की। KGMU प्रशासन ने आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक को सस्पेंड कर दिया है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उस छात्रा के मानसिक स्थिति को रखते हुए ध्यान में विश्वविद्यालय ने एक आदेश जारी कर दिया है कि उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यही नहीं, वो निलंबन के दौरान हमारे कैंपस में नहीं आएंगे, विभाग में नहीं जाएंगे।
केवल जब जांच की प्रक्रिया होगी उसको भी विभाग से अलग दूसरी जगह पे किया जाएगा, जिससे उस छात्रा को कार्य करने में कोई मानसिक तनाव न हो। दूसरा, पुलिस ने बहुत गंभीर धाराओं के तहत इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसने भी अपनी जांच शुरू कर दी। योगी सरकार इस पूरे मामले में बेहद सख्त है। सीएम योगी ने पीड़िता से बात की और उसे इंसाफ का भरोसा दिलाया है। फिलहाल आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। लखनऊ से अजय दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। देख रहा है इंडिया में खबरें और भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। एक ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक से जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि कैसे कश्मीर में हो रही है जबरदस्त बर्फबारी, तो वहीं शिमला से लेकर केदारनाथ तक गायब है बर्फ। देख रहा है इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए आज के सफर में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मौसम की। जम्मू कश्मीर के पहाड़ इन दिनों बर्फ से ढके हुए हैं। कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है, तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। तो अगर आपको बर्फबारी पसंद है तो ये अच्छा मौका है। पहाड़ों पर बर्फबारी, सफेद चादर से ढके पहाड़। कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी। बर्फबारी का मजा लेते पर्यटक। ये तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की। गुलमर्ग बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। पर्यटकों में खुशी की लहर है। बर्फबारी के बाद तापमान में भी काफी गिरावट देखने को मिली है। पर्यटक इस मौसम का आनंद लेने के लिए गुलमर्ग पहुंच रहे हैं, बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। ये हैं जम्मू कश्मीर के शोपियां की तस्वीरें। सब कुछ बर्फ से ढका हुआ है। पेड़, पहाड़, घर, सड़कें, सबने बर्फ की चादर ओढ़ ली है। इस बर्फबारी के मौसम का लोग खूब मजा ले रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तवारी की मगर रोड पे, और मगर रोड पे भी आज सुबह से ही लगातार बर्फबारी जो है वक्फे से जा। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ की ग्रोवर, अगर हम बात करें, यहाँ की शोपियान एक एप्पल टाउन के नाम से जाना जाता है, और यहाँ की ग्रोव रूम में बिल्कुल एक खुशी की लहर दौड़ गई है जो ही उन्होंने ये देखा है कि बर्फबारी बाहर हो रही है। कश्मीर को धरती पर जन्नत कहा जाता है और बर्फबारी के बाद ये खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। शोपियां में लोग इस बर्फबारी का खूब लुत्फ उठा रहे हैं। ऑलरेडी कश्मीर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जब बर्फबारी होती है, जब ऐसे पेड़ों पे बर्फ़ जमती है, सड़कों पे बर्फ़ जमती है, तो नज़ारा ही अलग हो जाता है। हम भी इसीलिए यहाँ पे आए क्योंकि हम जिस एरिया में रहते हैं वो काफ़ी हॉट रीजन है, तो इसीलिए हम यहाँ पे ये स्नो एक्सप्लोर करने आए हैं, इसीलिए हम यहाँ पे घूमने आए। बाहर के लोग, उनके लिए क्या मैसेज रहेगी? बाहर के लोगों के लिए हम मैसेज यही देना चाहते हैं कि वो वहाँ पे टिकट बुक करे और यहाँ पे आए, ये स्नो यहाँ पे एक्सप्लोर करे, यहाँ की जो वैलियाँ है ये एक्सप्लोर करे। अब पहलगाम की तस्वीरें देखिए। यहाँ भी बर्फबारी से मौसम खुशनुमा हो गया है। पर्यटक इस ताज़ा बर्फबारी को देखकर काफी खुश हैं और इसका आनंद ले रहे हैं। यहाँ बर्फ देख के बहुत बढ़िया लग रहा है। मतलब ठंड है, बढ़िया सा सूरज निकला हुआ है एंड पूरा वाइट देख के बहुत मज़ा आ रहा है एंड वी आर वेरी वेरी हैप्पी। प्लीज़ कम हियर, इट इज़ अमेजिंग। और अब आपको दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश के मनाली की तस्वीरें। यहाँ भी बर्फबारी हुई है। पर्यटक बर्फ का लुत्फ उठा रहे हैं। इस मौसम का मजा लेने के लिए भारी संख्या में लोग पहाड़ी इलाकों की तरफ आ रहे हैं, जिसकी वजह से गाड़ियों की कतार भी देखने को मिली। तो हमारा मतलब हम लोग निकले थे, वो मेरा लीड है जो इन्होंने मेरी छुट्टी अप्रूव कर दी, तो उनको भी साथ में लेके आया हूँ मैं। तो सारा मतलब है अच्छा है। दिल्ली में AQI चल रही है 700+, तो हम सांस लेने के लिए आए मनाली। बाहर यहाँ पे आके जो राहत मिल रही है, यहाँ की हवा मैंने चेक किया 45 है, और यहाँ पे मतलब दिख रहा है सब क्या क्लीन दिख रहा है। दिल्ली में आपको पता है कुछ नहीं दिखता है भाई, दूर दूर तक बस पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है।
तो यहाँ की जो आराम मिल रहा है, मनाली मतलब जन्नत है भाई, जन्नत। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। बर्फबारी की वजह से करनाह कुपवाड़ा मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद है। कई रास्तों पर बर्फ हटाने का काम चल रहा है। गुलमर्ग और सोनमर्ग समेत कई पहाड़ी इलाकों में लोग बर्फबारी का मजा लेने पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। जम्मू कश्मीर के इलाके भले ही बर्फ में ढके हुए हैं, लेकिन पहाड़ों में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां बर्फ अब तक नहीं पड़ी है। दिसंबर लगभग बीतने वाला है और केदारनाथ में बर्फ का नामो निशान नहीं है। यही हाल शिमला में भी देखने को मिल रहा है। मौसम वैज्ञानिक परेशान है क्योंकि दिसंबर में इन इलाकों में बर्फ ना पड़ना चिंता की बात है। केदारनाथ धाम, जो आमतौर पर इन दिनों 5 फीट से ज्यादा बर्फ की चादर में लिपटा रहता था, एकदम बर्फ विहीन दिख रहा है। दिसंबर खत्म होने को है और यहाँ बर्फ नहीं पड़ रही है। इस साल मौसम के इस बदले मिजाज ने वैज्ञानिकों और स्थानीय लोगों को हैरान कर दिया है। यहाँ पहाड़ों की चोटियां सूखी पड़ी हैं। यही हाल शिमला में है। आप तस्वीरें देखिए, धूप खिली हुई है, मौसम ठंडा है, लेकिन बर्फ कहीं नहीं है। क्रिसमस पर लोग हमेशा शिमला आते थे और इस त्योहार पर बर्फबारी का लुत्फ उठाते थे, लेकिन इस बार पर्यटकों के हाथ निराशा लग रही है। सफेद क्रिसमस की उम्मीद में आए पर्यटक दुखी हैं कि यहाँ बर्फ नहीं पड़ रही है। और जिस उपलक्ष्य में हम यहाँ पे आए थे वो ऐसा मिला हमें। बर्फ अगर मिलती है हमें तो और अच्छा लगता। काफी अच्छा मौसम है, लेकिन जो थोड़ा सा दुख है वो बर्फ को लेकर के है कि जो हम सोच के आए थे कि बर्फ मिलेगी, स्नोफॉल मिलेगा, वो नहीं मिला है। बट अगर वो चीज निकाले फिर भी काफी बेटर मौसम है। हम कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। यहाँ की बागवानी, यहाँ की किसानी, यहाँ का टूरिज्म, चारों दिशाओं से हम बड़ी विषमताओं से गुजर रहे हैं। हम तो प्रभु परमपिता महादेव से यही गुजारिश करते हैं भगवान से कि बर्फबारी होए। बर्फ न पड़ने से शिमला में कारोबारियों को भी नुकसान हो रहा है। उनका कहना है कि पर्यटक कम आ रहे हैं, जिससे उनके कारोबार पर असर पड़ा है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि क्रिसमस तक बर्फ पड़ जाएगी। अभी तक तो लोग निराश हैं कि बर्फबारी नहीं हुई है, तो उसकी वजह से जो है हमारे कारोबार बहुत ढीला है अभी। पर अभी उम्मीद है कि बर्फबारी हो जाए, तो जैसा मौसम भी बन रहा है धीरे धीरे, उम्मीद है कि 25 तक बर्फबारी हो जाएगी। उससे जो है हमारे कारोबार में भी अच्छी बढ़त मिल जाएगी। तो हमें आगे भी उम्मीद है कि न्यू ईयर क्रिसमस पे चलेगा। एक विंटर फेस्टिवल भी हो रहा है, तो उससे भी काफी लोग आते हैं। प्लस मेरे को लग रहा है कि मौसम भी बन रहा है, अभी आज भी हवा चल रही है, फोरकास्ट भी है बर्फ का। तो अगर बर्फ पड़ेगी तो फिर तो बहुत बढ़िया बिजनेस होएगा। फिलहाल शिमला बिना बर्फ के सर्दी मना रहा है, लेकिन स्थानीयों और पर्यटक के बीच उम्मीद है कि बर्फ जल्दी पड़ेगी। यही हाल कुल्लू में भी है। बर्फबारी का लोगों को इंतजार है। बर्फबारी न होने से टूरिज्म इंडस्ट्री पर असर पड़ रहा है। कारोबारियों का कहना है कि क्रिसमस न ही सही, न्यू ईयर तक तो बर्फ पड़ ही जाएगी। सिर्फ पर्यटन उद्योग ही नहीं, किसान और बागवान भी सूखे खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। स्थानीय लोग और पर्यटक दोनों ही आशावादी हैं कि 2025 का अंत बेहतर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर बुलडोजर एक्शन से जुड़ी। बरेली में 26 सितंबर की हिंसा के आरोपी वाहिद बेग के मैरिज हॉल को जमींदोज कर दिया गया है। आरोप है कि इसी बारात घर में दंगाइयों की बैठक हुई थी। बिना नक्शा पास कराए अवैध रूप से बने इस मैरिज हॉल पर भारी फोर्स की मौजूदगी में बुलडोजर कब्जा। बरेली में बुलडोजर एक्शन। वाजिद बेग के मैरिज पैलेस पर बुलडोजर। तौकीर रजा का करीबी है वाजिद बेग। वाजिद बेग भी 26 सितंबर की हिंसा में आरोपी। वाजिद बेग हिंसा के बाद से फरार। बरेली के इज्जत नगर में बने वाजिद बेग के इसी मैरिज हॉल में 26 सितंबर की हिंसा की साजिश रची गई थी। 19 सितंबर को मौलाना तौकीर रजा ने यहां बैठकर माहौल बिगाड़ने के लिए नौजवानों को भड़काया था। इस मैरिज हॉल पर अब बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई बीडीए नियमानुसार कर रहा है। 2 महीने पहले बरेली विकास प्राधिकरण ने
इस मैरिज हॉल को सील किया था। वाजिद बेग का ये बारात घर कल से तोड़ना शुरू किया गया था और आज कल लगभग 35% के आसपास इसको तोड़ दिया गया था और आज इसको पूरी तरीके से तोड़ने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोकलिन मशीन और उसके साथ साथ 3 बुलडोजर और आए हुए हैं और इनको तोड़ने का आज पूरा प्रोग्राम बनाया गया है कि आज इसको पूरी तरीके से मिट्टी में मिला दिया जाएगा। जब बुलडोजर की ये कार्रवाई की जा रही थी तब मौके पर पीएसी के साथ भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। इससे पहले आरिफ नफीस, सरफराज बली और राशिद के यहाँ भी बुलडोजर चल चुका है। ये वही बारात घर है, यहीं से इसकी नींव रखी गई थी हिंसा की और आप देख सकते हैं अब इसको बिल्कुल निस्तो नाबूद किया जाएगा। ये बुलडोजर की कार्रवाई कब और कैसे शुरू हुई ये भी आपको विस्तार से बताते हैं। 6 अक्टूबर को वाजिद को बीडीए ने बारात घर को सील कर नोटिस देकर जवाब मांगा। 18 अक्टूबर को दिए गए सुनवाई के अवसर को वाजिद बेग ने अनदेखा कर दिया। 1 नवंबर को वाजिद की ओर से उसके भाई आबिद बेग ने बीडीए जाकर सील खोलने की गुहार लगाई। 21 नवंबर को ध्वस्तीकरण का आदेश बीडीए की विशेष कार्य अधिकारी नीलम श्रीवास्तव ने जारी किया। 20 दिसंबर को उपाध्यक्ष बीडीए ने अनाधिकृत बारात घर को ढाने को पुलिस बल के लिए एसएसपी को पत्र लिखा और इसकी एक प्रति वाजिद बेग को भेजी थी। 23 दिसंबर को ध्वस्तीकरण शुरू किया गया। हिंसा मामले में मौलाना तौकीर रजा समेत 90 लोग जेल भेजे जा चुके हैं। तौकीर रजा 2.5 महीने से फतेहगढ़ जेल में बंद है। बवाल की कोशिश के बाद 10 मामले और कुछ बाद में दर्ज किए गए थे। कई मुकदमों में आरोपियों के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल की गई है तो कुछ में विवेचना चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों की तलाश जारी है। गाजियाबाद और वाराणसी में भी पुलिस और आरएएफ ने सर्च ऑपरेशन चलाया। लोगों की पहचान पत्रों की जांच की जा रही है, संदिग्धों की पहचान की जा रही है। रात में चलाए जा रहे इस अभियान को ऑपरेशन टॉर्च कहा गया है। घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन टॉर्च। गाजियाबाद में की जा रही है छापेमारी ताकि संदिग्धों की पहचान की जा सके। आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं। जगह जगह सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। ये पुलिस और आरएएफ का जॉइंट ऑपरेशन है। ये अभियान कौशाम्बी थाना क्षेत्र के भुआपुर और बिहारी मार्केट में चलाया गया। अभियान का उद्देश्य इलाके में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों की पहचान करना था। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन टॉर्च नाम दिया गया है। सुबह से शुरू हुए अभियान में पुलिस और आरएएफ के जवान मोहल्लों में पैदल गश्त करते दिखे। टीमों ने घर घर जाकर लोगों की पहचान से जुड़े दस्तावेजों की जांच की। इसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, राशन कार्ड और अन्य वैध पहचान पत्र शामिल थे। जिन लोगों के दस्तावेज संदिग्ध मिले उनसे मौके पर ही पूछताछ की गई। संयुक्त अभियान चलाया गया था फ्लैग मार्च का, जिसका उद्देश्य था इस क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाए रखना, आम जनमानस के बीच में सौहार्द फैलाना, उनको एक संदेश देना कि आप आरएएफ और स्थानीय पुलिस के माध्यम से सुरक्षित महसूस करें। साथ ही साथ यहाँ जो असामाजिक तत्व हैं उनको ये कड़ा संदेश देना था कि किसी तरह के अशांति, किसी भी तरह का अफवाह या शांति भंग करने की कोशिश की जाएगी तो उसको कड़ाई से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस तरह के अभियान भविष्य में भी चलाए जाएंगे ताकि जिले में अवैध रूप से रहने वाले लोगों की पहचान हो सके और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जा सके। अधिकारियों के अनुसार ऐसे ऑपरेशन से न सिर्फ संदिग्ध गतिविधियों पर रोक लगती है बल्कि स्थानीय लोगों में भी सुरक्षा को लेकर भरोसा बढ़ता है। फिलहाल इस पूरे सर्च अभियान में कोई भी बांग्लादेश या रोहिंग्या नहीं मिला है। यहाँ रह रहे सभी लोग बिहार और अलग अलग इलाकों के रहने वाले हैं। ये और एक बड़ी खबर मिल रही है। नेता विपक्ष राहुल गांधी उन्नाव रेप पीड़िता से मुलाकात करेंगे। थोड़ी देर बाद उन्नाव रेप पीड़िता से मिलेंगे राहुल गांधी। ये बड़ी खबर मिल रही है। राहुल गांधी उन्नाव रेप पीड़िता से मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे और थोड़ी देर बाद ये मुलाकात होगी। और यहाँ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।